स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। ग्रेजुएट रूट वीजा यानी GRV योजना जो प्रायः समाचारों में देखी जाती है का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. कनाडा, डी. फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेजुएट रूट वीजा योजना, यह योजना जुलाई 2021 में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यक्तियों को स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य योग्य पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर कम से कम 2 वर्ष तक यूके में रहने की अनुमति देता है। PhD या अन्य डॉक्टरेट योग्यता वाले लोगों के लिए GRV 3 वर्ष तक रहता है। आवेदन के समय GRV आवेदक को यूके में होना चाहिए और उसके पास अल्पकालिक स्टडी वीजा या जनरल स्टूडेंट वीजा होना चाहिए। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। एशिया धुरी नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निर्णय लेने में एशियाई देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक रणनीतिक पुनर्संतुलन है। 2. इसकी घोषणा ऐसे समय में की गई जब चीन अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अधिक आक्रामक होता जा रहा था। 3. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता इस नीति की आधारशिला थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशिया धुरी नीति, यह वर्ष 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित एक रणनीतिक पुनर्संतुलन है। इसने मध्य पूर्व से एशिया प्रशांत तक अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसकी घोषणा ऐसे समय में की गई जब चीन अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अधिक आक्रामक होता जा रहा था। इसके क्षेत्रीय दावे दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली और पारासेल द्वीपों के साथ साथ जापानी क्षेत्रीय जल में द्वीपों तक फैले हुए हैं। अतः कथन 2 सही है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP समझौता इस नीति की आधारशिला थी। TPP समझौते ने सदस्य देशों को चीनी दृढ़ता के सामने क्षेत्र की आर्थिक एकीकरण के लिए अमेरिका की नई प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्टार प्रचारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आदर्श आचार संहिता के अनुसार स्टार प्रचारकों को उस राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए जो उन्हें नियुक्त करता है। 2. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 100 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है। 3. राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय उस दल के उम्मीदवारों के चुनाव व्यय के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टार प्रचारक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एक राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा किए गए व्यय से संबंधित कानूनों को प्रस्तुत करती है। ये राजनीतिक दल के नेता को लोकप्रिय रूप से स्टार प्रचारक के रूप में चुनते हैं। RP अधिनियम 1951 के अनुसार स्टार प्रचारकों को उस राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए जो उन्हें नियुक्त करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। RP अधिनियम 1951 में प्रावधान है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है, जबकि एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। स्टार प्रचारकों द्वारा अपने राजनीतिक दल के प्रचार के लिए हवाई यात्रा या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से किया गया व्यय ऐसे दल के उम्मीदवार के चुनाव व्यय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में CPI का उपयोग मूल्य की मुद्रास्फीति को मापने हेतु किया जाता है, जो काफी हद तक लास्ट पेयर के मूल्य सूचकांक पर आधारित है। 2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। 3. इसका उपयोग मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतक और राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मूल्य की मुद्रास्फीति को मापने हेतु किया जाता है, जो काफी हद तक लास्ट पेयर के मूल्य सूचकांक पर आधारित है और अर्थव्यवस्था की जीवन यापन की लागत को मापता है। अतः कथन 1 सही है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तथा मूल्य स्थिरता का निरीक्षण करने के लिए एक उपकरण के रूप में एवं राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। 2. यह भागीदारी, साझेदारी और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। 3. भारत UNCCD का हस्ताक्षर करता है लेकिन उसने इसकी पुष्टि नहीं की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है, अतः कथन 1 सही है। यह कन्वेंशन भागीदारी, साझेदारी और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः कथन 2 सही है। भारत 14 अक्टूबर 1994 को कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना और 17 दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि की, अतः कथन 3 सही नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कन्वेंशन से संबंधित सभी मुद्दों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में बनाया गया था और बाद में यह विश्व बैंक बन गया। 2. यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी नहीं है। 3. इसने वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के एक साथ साझा होने के परिणाम स्वरूप हुई थी। बाद में यह विश्व बैंक बन गया, अतः कथन 1 सही है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियों में से एक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम में जारी की गई, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। 2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थित है। 3. इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया, अतः कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थित है, अतः कथन 2 सही है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. EVTOL विमान VTOL एयरक्राफ्टों का एक उपसमूह है जो क्षैतिज रूप से मडराने, उड़ान भरने और उतरने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। 2. EVTOL विमानों को रनवे की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह उन्हें शहरी वातावरण के लिए आदर्श बनाता है जहां स्थान सीमित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट EVTOL विमान VTOL एयरक्राफ्टों का एक उपसमूह है जो ऊर्ध्वाधर रूप से मंडराने, उड़ान भरने और उतरने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। पारंपरिक एयरक्राफ्टों के विपरीत EVTOL एयरक्राफ्टों को रनवे की आवश्यकता नहीं होती है जो उन्हें शहरी वातावरण के लिए आदर्श बनाता है जहां स्थान सीमित होते हैं, अतः कथन 2 सही है। EVTOL तकनीक न्यूनतम रखरखाव और परिचालन खर्च के साथ दैनिक आवागमन, कार्गो डिलीवरी एवं आपातकालीन समय के लिए यातायात समाधान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, डर्टी बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसा हथियार है जो डायनामाइट जैसे पारंपरिक विस्फोटक और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ को जोड़ता है। 2. संपूर्ण शहरों को नष्ट कर देने वाले परमाणु विस्फोट करने के स्थान पर जहरीला कचरा फैलाने के लिए डर्टी बम बनाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डर्टी बम यह एक ऐसा हथियार है जो डायनामाइट जैसे पारंपरिक विस्फोटक और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ को जोड़ता है। अतः कथन एक सही है। संपूर्ण शहरों को नष्ट कर देने वाले परमाणु विस्फोट करने के स्थान पर जहरीला कचरा फैलाने के लिए डर्टी बम बनाए जाते हैं। अतः कथन दो सही है। एक मिसाइल रेडियोधर्मी सामग्री ले जाने वाला एक विमान अथवा एक अच्छी तरह से रखा हुआ तात्कालिक विस्फोटक उपकरण वितरण का साधन हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए टिस्टेलिजुमैब और ज़ानुब्रूटिनिब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कैंसर की दवाएं, बी नई एवियन प्रजातियां, सी हिमखंड, डी द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कैंसर की दवाएं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की टिस्लेलिजुमैब और ज़ानुब्रूटिनिब नाम की दो नई कैंसर दवाएं प्राप्त होने वाली हैं। टिस्लेलिजुमैब एक नई इम्यूनोथेरेपी दवा उन्नत एसोफिजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैंसर जो अन्न प्रणाली के अंदर की पतली सपाट कोशिकाओं में बनता है कि उपचार में प्रभावशीलता दिखा रही है। ज़ानुब्रूटिनिब नामक दवा ब्रूटन टायरोसिन कीनेज नामक प्रोटीन को नियंत्रित करती है जो कुछ कैंसर ग्रस्त रक्त कोशिकाओं के विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र दोनों का पूर्ण सदस्य है। दो, किसी देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का सदस्य बन गया, लेकिन पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए बोली विफल रही। फिलिस्तीन को वर्ष 2012 से एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अतः कथन एक सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक नए देश को सदस्यता प्रदान करनी चाहिए। सिफारिश के बाद किसी नए देश को सदस्यता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत का वोट जरूरी होता है। अतः कथन दो सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विकास वित्तीय संस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक को बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रमुख DFI के रूप में स्थापित किया गया था। बी, DFI उन क्षेत्रों हेतु दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं जिनमें वाणिज्यिक बैंकों और नियमित वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम बहुत अधिक है। सी, बैंकों की तरह DFI लोगों से जमा स्वीकार कर सकते हैं। डी, DFI बाजार सरकार के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थानों से धन प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।